हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल ऑन मैक टॉक। आज हम यहाँ पे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में एक शॉप है, कारपेंटरी शॉप और पेंटिंग शॉप, इन दोनों शॉप के बारे में हम यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। तो आइए फटाफट यहाँ पे देखते हैं क्या क्या होता है हमारी कारपेंटरी शॉप में। यहाँ पे कारपेंटरी शॉप में कुछ बेसिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि बताया गया है टिम्बर और वुड, ये बेसिक मटेरियल होते हैं। और इसी का एलाइड प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं प्लाईवुड। द अदर, यहाँ पे कुछ ऑक्सिलरी मटेरियल हैं, जैसे कि नेल्स यूज़ होते हैं कारपेंट्री शॉप में, स्क्रूज यूज़ होते हैं, पेंट्स आपका अगर पेंटिंग शॉप है, और वार्निशेस। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है कारपेंट्री शॉप में। तो होती है जैसे यहाँ पे लेइंग आउट, मार्किंग, सॉइंग, प्लेनिंग, जॉइंटिंग, एट्सेट्रा। ये कुछ प्रोसेस होती हैं। इन्हीं प्रोसेस के हिसाब से कुछ टूल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि बताया है मार्किंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, सॉइंग टूल्स, और प्लेनिंग टूल्स, और स्ट्राइकिंग टूल्स। तो ये कुछ हमारे पास टूल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं हमारी कारपेंट्री शॉप में। आगे देखें, यहाँ पे वुड और टिम्बर होता है, उसे डिफ़ाइन कैसे किया जाए। तो वुड और टिम्बर जो होता है ये ट्रीज से लिया जाता है। जब हमारे पास जो वुड होता है वो लिविंग वन होता है, मतलब जब हमारे पास जो ट्री है वो लिविंग ट्री है, तो उसके वुड को, उसके टिम्बर को हम स्टेशनरी टिम्बर बोलते हैं। उसके टिम्बर को हम स्टेशनरी टिम्बर बोलते हैं। और जब वो कट जाता है उसको हम काट लेते हैं, या फिर वो गिर जाता है, वुड किसी तरीके से गिर जाता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या फिर हम उसको काट लेते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्टेड टिम्बर या टिम्बर। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम तीन टाइप के टिम्बर बोल देते हैं। एक तो हम बोलते हैं लिविंग टिम्बर, दूसरा हम बोल देते हैं स्टेशनरी टिम्बर, तीसरा हम बोल देते हैं कन्वर्टेड टिम्बर। बट बेसिक अगर आप देखें यहाँ पे तो दो टाइप के हैं, स्टेशनरी और कन्वर्टेड। अब बात करें कि एडवांटेजेस क्या हैं, टिम्बर हम जो यूज़ करते हैं अदर मटेरियल्स के कंपेयर में, क्या एडवांटेजेस हैं जो हमें टिम्बर देता है। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा है, इट इज़ ईजी टू वर्क। इट इज़ ईजी टू वर्क ऑन टिम्बर रेदर देन अदर मटेरियल्स लाइक आयरन स्टील। आयरन स्टील से बेहतर है कि इजी है टिम्बर को डील करना। कॉस्ट इसकी लो होती है, लाइटर है वेट में एज कम्पेयर टू अदर अवेलेबल मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क, एंड ऑल्सो हैज़ सेम स्ट्रेंथ। अगर ये बात करें हम कि कोई भी हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है, जैसे कोई स्टील है, तो हमारे पास उससे हम कंस्ट्रक्शन करें अगर, और सेम स्ट्रेंथ देता है अगर हम वेट दोनों का सेम रखें। मतलब अगर हमारे पास स्टील है और उसका वेट है कुछ, और उतना ही वेट आपके टिम्बर का है, दोनों का वेट सेम है, तो यहाँ पे टिम्बर जो है उतनी ही लगभग आपको स्ट्रेंथ देगा। इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे टिम्बर को प्रेफर करते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर डोर्स, विंडोज़, फर्नीचर एंड डेकोरेटिव फिटिंग्स। अ लॉट ऑफ जॉइंट आर इन्वॉल्व एंड टिम्बर कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू फॉर्म जॉइंट्स। तो डोर्स के लिए, विंडोज़ के लिए, फर्नीचर के लिए, या डेकोरेटिव फिटिंग्स के लिए भी अच्छा है। इट इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होने का ये फ़ायदा होता है कि हीट के हिसाब से इसमें पुअर कंडक्टिविटी है, और यहाँ पे इसलिए हम कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में इसका यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे घरों को क्या करता है, विंटर में गर्म रखता है और समर में कोल्ड रखता है। अगला पॉइंट है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग साउंड प्रूफ कंस्ट्रक्शन। साउंड प्रूफ कंस्ट्रक्शन के लिए भी इसका यूज़ होता है। इट हैज़ गुड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, लाइटनेस एज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। टाइप्स ऑफ वुड की बात करें तो तीन टाइप के बेसिक वुड होते हैं। एक तो होता है सॉफ्ट वुड, दूसरा होता है हार्ड वुड, तीसरा होता है प्लाईवुड। इन्हीं के अंदर का है सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड के। प्लाईवुड में क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे प्लाईवुड को, पर यहाँ पे जो बेसिक वुड का अगर आप टाइप की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो वो सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड में कैटेगराइज होता है। तो इसमें एग्जांपल है सॉफ्ट वुड में केल, पाइन, देवदार, चीर, वॉलनट, टून। इसी तरीके से हार्डवुड में है साल, टीक, शीशम, ओक, मैंगो, नीम एंड बबूल। और प्लाईवुड आपका बेसिकली बनता है टीक, ओक और देवदार में, जिसमें टीक आपका क्या है, टीक आपका हार्डवुड है, ओक भी हार्डवुड है, और देवदार आपका सॉफ्टवुड है। आगे देखें, यहाँ पे कंपैरिजन करें अगर हम हार्डवुड और सॉफ्टवुड में, तो यहीं पे हम हार्डवुड और सॉफ्टवुड को समझ पाएंगे। देखिए हार्डवुड क्या होता है, इट इज़ अ नॉन रेजिनस वुड containing a fairly good amount of acid. It is a non-resinous wood containing a fairly good amount of acid.
और सॉफ्टवुड क्या है? इट इज़ अ रेजिनस वुड हैविंग फ्रेग्रेंट स्मेल एंड रेगुलर टेक्सचर। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आती है कि जब भी हम बात कर रहे हैं हार्डवुड और सॉफ्टवुड की, तो बेसिक जो चीज़ है कि हार्डवुड नॉन रेजिनस होता है, मतलब इसमें रेजिन नहीं होता। और रेजिन क्या होता है? रेजिन वो मटेरियल होता है जो आपने देखा होगा पेड़ों के बाहर से कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, ये आपका रेजिन है। जो जो भी ग्लू टाइप का मटेरियल पेड़ के बाहर से आपने देखा होगा, ठीक है, जहाँ पे से कट लगे हों या फिर आपने कट मारा तब वो सब आया बाहर, तो वो ग्लू जो होता है उसी को हम रेजिन कहते हैं, ठीक है, उसी को हम रेजिन कहते हैं। और रेजिन क्या करता है यहाँ पे, ये जितना ज़्यादा होगा किसी वुड में उतना ज़्यादा वो वुड सॉफ्ट होगी। और सॉफ्ट वुड कौन कौन सी हैं हमने अभी अभी देखा। सॉफ्ट वुड कौन कौन से? केल, पाइन, देवदार, चीर, वॉलनट और टून। मतलब ये रेजिनस वुड हैं और इनके रेजिन का यूज़ किया जाता है। आगे देखें यहाँ पे, हार्डवुड के जो फाइबर हैं वो क्वाइट क्लोज हैं। हार्डवुड के जो फाइबर हैं वो क्वाइट क्लोज हैं एंड कॉम्पैक्ट हैं, या फिर आप सीधे सीधे कहें कॉम्पैक्ट हैं। और सॉफ्टवुड में इट कैरीज स्ट्रेट फाइबर एंड फाइन टेक्सचर, ठीक है, स्ट्रेट फाइबर एंड फाइन टेक्सचर। हार्डवुड इट इज़ डिफिकल्ट टू वर्क ऑन इट एंड सॉफ्टवुड इट इज़ ईजी। ऑब्वियसली सॉफ्टवुड रेजिनस है तो ज़्यादा सॉफ्ट है, और सॉफ्ट है तो ईजिली हम वर्क कर पाएंगे। तो डिफ़िकल्ट टू वर्क और ये ये ईजी टू वर्क। इसके बाद है हार्डवुड हैवियर होता है वेट में, ऑब्वियसली ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ठीक है, ज़्यादा जो फाइबर हैं वो ज़्यादा क्वाइट क्लोज हैं, तो उसके कारण वेट ज़्यादा होगा। और इसमें ये सॉफ्ट है, फाइबर्स स्ट्रेट हैं और फाइन टेक्सचर है, तो उससे इसका वेट जो है वो कम होगा। हार्डवुड डार्क होता है कलर में और ये लाइट होता है सॉफ्टवुड। इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल, इट इज़ वीकर एंड लेस ड्यूरेबल। ऑब्वियसली ये चीज़ हमें समझ में आ जाती है हार्डवुड और सॉफ्टवुड के नाम से ही। इट हैज़ गुड टेंसाइल एंड, देखिए इसकी जो टेंसाइल है और शेयर स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ और शेयर स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस कह लें, वो ज़्यादा होता है। इसका केवल टेंसाइल रेजिस्टेंस अच्छा होता है, ठीक है, हमें पता है स्ट्रेट फाइबर है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका अच्छा है। पर ये जो स्ट्रेट फाइबर हैं ये कट जाते हैं, बट इट वीकन्स अक्रॉस द फाइबर, तो मतलब इसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो कम है, या शेयर रेजिस्टेंस जो है वो कम है। अगला देखें यहाँ पे, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर बट इट कैन नॉट एंड मे कैच फायर सून। प्लाईवुड की बात करें, देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि भाई वुड जो है वो दो टाइप की हैं बेसिकली, जिसमें थर्ड टाइप हमें प्लाईवुड दिया गया था। तो प्लाईवुड क्या होता है? सॉफ्टवुड और हार्डवुड हमने देखा। प्लाईवुड क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ फ्रॉम 3 or more layers. The central layer of ply is called core and is inferior. जो सेंट्रल लेयर होती है, जो बीच की लेयर होती है, वो काफ़ी कमज़ोर होती है, नाजुक होती है। इट इज़ थिकर वुड देन फेस विनर्स। देखिए जो पूरा प्लाईवुड की बात ये कर रहे हैं, जो पूरा हमारा प्लाईवुड होता है वो प्लाईवुड क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा थिक होता है फेस विनर्स के कंपेयर में। फेस विनर्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे प्लाईवुड क्या होता है, पहले हम इसको देखें। ये है हमारे पास प्लाईवुड। अब प्लाईवुड में एक सेंट्रल लेयर है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 5 लेयर्स दिख रही होंगी यहाँ पे टोटल, अगर आप काउंट करें तो 5 लेयर्स आपको दिख रही होंगी। उसमें से जो ये बीच वाली है ये क्या है? सेंट्रल लेयर है, जो काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर होती है। क्या होती है? इन्फीरियर होती है। तो यहाँ पे हमने कहा इसके दोनों एंड्स पे या दोनों साइड पे क्या लगे होते हैं? वीनर्स लगे होते हैं, जिसको हम फेस वीनर्स कह रहे हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा थिन होते हैं एज कंपेयर टू होल प्लाईवुड, ठीक है, होल प्लाईवुड के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा थिन होते हैं। पतली सी शीट लगाई जाती है जिसको हम फेस वीनर्स कहते हैं। द वीनर्स ग्लूड आर जॉइंट एट द टॉप एंड बॉटम आर नोन एज फेस प्लाइज, जिनको हम फेस प्लाइज कहते हैं। द सरफेस ऑफ ऑल लेयर्स आर जॉइंट एट राइट एंगल टू ईच अदर। This arrangement of layers prevent the plywood from shrinkage and warping defect. This arrangement of layers prevent the plywood from shrinkage and warping defect. Shrinkage और warping defect नहीं आते हैं, यानी कि श्रिंक नहीं होती है ज़्यादा लकड़ी ऐसा करने से, जब लेयर्स
को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि वो प्लाईवुड बन जाए, तो उससे श्रिंकेज कम से कम होती है। दूसरा, वार्पिंग मतलब लकड़ी फटती टूटती कम है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगला लिखा है द प्लाईवुड इज ऑलवेज काउंटेड इन ऑड नंबर्स। देखिए हमने कहा था इस वाले में 5 थे हमारे पास। कितनी प्लाई का यूज़ कर रहे थे? 5 प्लाई का यूज़ कर रहे थे। दिख रहा होगा आपको 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमेशा ऑड नंबर्स में प्लाई होती हैं क्योंकि एक सेंट्रल लेयर होगी जो सबसे ज़्यादा इन्फीरियर होगी। 2 मेथड होते हैं यहाँ पे जिससे आप प्लाईज को ज्वाइन करते हैं। एक तो है कोल्ड प्रेसिंग मेथड, दूसरा है हॉट प्रेसिंग मेथड। नेक्स्ट देखें एडवांटेज क्या है प्लाईवुड के। प्लाईवुड इज लाइटर देन अदर वुड एंड वुड ऑफ सेम थिकनेस। अगर आप दो वुड लें और उनकी सेम थिकनेस रखें तो उसमें आपका जो प्लाईवुड है वो ज़्यादा लाइटर रहेगा और स्ट्रेंथ सेम देगा। प्लाईवुड इज स्ट्रॉन्गर देन, और स्ट्रॉन्ग भी होता है ये अदर वुड से, इवन विद द सेम थिकनेस। ठीक है, अगर 2 सेम थिकनेस की लकड़ियों को लें और उसमें प्लाईवुड को आप देखें तो प्लाईवुड विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर। Plywood is obtained in different large sizes which is impossible to obtain in other wood. Plywood is easily available and more attractive than other woods. In plywood, the nails and screws can be driven easily and without any danger of splitting. Plywood work is easy and can be bent easily into different designs. ठीक है, into shapes of different design. ग्रोथ और क्लासिफिकेशन की बात करें किसी टिम्बर ट्री की, तो ट्री में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, रूट, ट्रंक और लीव्स। इनका अपना अपना फंक्शन होता है। स्प्रिंग सीजन में रूट्स क्या करते हैं? सक करते हैं फूड को, जो कि किस फॉर्म में होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स एंड वाटर के फॉर्म में होता है। उसे सक करता है आपका रूट्स और वही हमारा कहलाता है सैप। दिस सैप राइजेज थ्रू द सेल्स ऑफ द वुड टू रीच द ब्रांचेस एंड लीव्स टू प्रोवाइड फूड। और यही सैप क्या होता है? राइज करता है, एक टाइप का कैपिलरी राइज का, और जो कि कहाँ पहुँचता है? आपके ब्रांच और लीव्स में, जिससे कि फूड उन तक पहुँचता है ब्रांच और लीव्स में, और उससे पेड़ की ग्रोथ होती है। द लीव्स रिलीज मॉइस्चर फ्रॉम सैप एंड अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ सन in the form of a dense chemical compound known as sap. This sap downwards in autumn and gets deposited under the bark to form कैम्बियम लेयर। जो ट्री की सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको बार्क कहा जाता है, उसी में डिपॉजिट होता है आपका सैप। कब? ऑटम में। इट हार्डन्स ग्रेजुअली एंड थस अ फ्रेश लेयर ऑफ वुड इज एडेड टू द ट्री विच इज कॉल्ड एन एनुअल रिंग। ठीक है, फ्रेश लेयर जो ऐड होती है इसके कारण, किस कारण? जब सैप आपका हार्ड हो जाता है, जब सैप आपका डिपॉजिट हो जाता है बार्क के अंदर, तो वो एनुअल रिंग बनाता है। और एनुअल रिंग ही ये बताती है कि कितनी रिंग है किसी ट्री में, यानी कि उसको कितने साल हो चुके हैं, कितनी एज हो चुकी है किसी भी ट्री की। अगर ये बताना है तो वो हम एनुअल रिंग को देख के बताते हैं। और वो एनुअल रिंग कैसे बनती है? जब सैप जो है कलेक्ट हो जाता है, राइट, फ्रेश लेयर बना देता है वुड के अंदर। देखेंगे अभी इसको, वुड के स्ट्रक्चर को। द फंक्शन ऑफ ट्रंक इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट सपोर्ट टू द ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ द ट्री। देखिए 2 टाइप के ट्रीज हमारे पास होते हैं, एक तो होता है एक्सोजीनियस ट्री, दूसरा होता है एंडोजीनियस ट्रीज। एक्सोजीनियस ट्रीज वो होते हैं जिसमें आपकी जो ग्रोथ होगी किसी भी ट्री की वो अंदर से, सेंटर से बाहर की तरफ होगी। ये आपके सेंटर है कोई ट्री का, और इससे बाहर की तरफ जब भी ग्रोथ होगी वो एक्सोजीनियस ट्रीज में होगी। और एंडोजीनियस ट्रीज में क्या होगा कि बाहर से सेंटर की तरफ ग्रोथ होगी। अब ये कैसे पॉसिबल है? देखिए ये तो हमें साफ पता चलता है कि भाई कोई ट्री बड़ा हो रहा है तो ऑब्वियसली वो अंदर से बाहर की तरफ बढ़ रहा होगा, पर ये कैसी ग्रोथ है एंडोजीनियस ट्रीज में जो बाहर से अंदर की तरफ हो रही है? तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें भी ग्रो करता है ट्री, पर वो ज़्यादातर क्या होता है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, उसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है। पर इसमें क्या होता है कि पहले हम एक्सोजीनियस ट्री को समझें। इसमें ग्रोथ इस तरीके से होती है, जो भी हमारे पास फूड है, फूड किस किस फॉर्म में होता है हमने देखा यहाँ पे कि वो हमारा वाटर होगा और डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा मिनरल सॉल्ट्स का, वो सैप के फॉर्म में कलेक्ट होता है और क्या बनाता है, एनुअल रिंग बनाता है। एनुअल रिंग बनाता है कुछ इस तरीके से। जैसे जैसे एनुअल रिंग बनाएगा अंदर से, सेंटर से बाहर की तरफ, क्योंकि सेंटर से ही आपका जो भी फूड है जो कि ट्री की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है वो जब आता है वो किस फॉर्म में आएगा, सैप के फॉर्म में आएगा और एनुअल रिंग बनाएगा। और एनुअल रिंग हर एक साल में
एक बनती है किसी एक ट्री में, ठीक है। आप अज्यूम कर सकते हैं लगभग एक एनुअल रिंग एक साल में बनती है, इसलिए उसका नाम एनुअल रिंग है। तो यहाँ पे अगर अंदर से बाहर की तरफ ग्रोथ हो रही है तब तो कुछ इस तरीके से होगी, और अगर बाहर से अंदर की तरफ ग्रो हो रही है, आपका जो भी एंडोजीनियस ट्रीज में जो ग्रोथ होती है वो बाहर से अंदर की तरफ हो रही है, तो उसमें क्या होगा, जो सैप होगा वो कलेक्ट होगा और वो एनुअल रिंग जो है वो बाहर से अंदर की तरफ बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है। आगे यहाँ पे देखें हम एक्सोजीनियस ट्रीज में इसने बताया है, देखें यही चीज़ समझाता है, द ट्रीज विच ग्रो आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, विच ग्रो आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, that is concentric layers of fresh wood every year known as annual rings are called exogenous trees। अगर concentric layer जो है फ्रेश वुड की, जिसको हम एनुअल रिंग कहते हैं, जो कि सैप से बनती है, जब सैप कलेक्ट होता है, फूड मटेरियल कलेक्ट होता है, उसी से ट्रीज़ की ग्रोथ होती है, अगर वो अंदर से बाहर की तरफ बने तो एक्सोजीनियस, अगर वो इनवर्डली ग्रो करे तो एंडोजीनियस, ठीक है। लेयर ऑफ सैप would increase longitudinally inside instead of outside are called endogenous। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक्सोजीनियस ट्री के हैं साल, टीक और केल, और एंडोजीनियस के हैं केन, कोकोनट और बम्बू। तो आप दिख रहा होगा यहाँ पे एंडोजीनियस ट्रीज की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, और लेंथ बढ़ने का एक ही कारण है कि इसमें ये लॉन्गिट्यूडनली ग्रो करेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सैप है वो कैसे जा रहा है, वो अंदर की ओर बढ़ रहा है, और अंदर की ओर बढ़ रहा है तो इससे लेंथ, इसकी जो हाइट है ट्री की वो बढ़ेगी। जबकि एक्सोजीनियस ट्रीज में क्या होगा, उनकी विड्थ ज़्यादा होगी, उनकी मोटाई ज़्यादा होगी, जो भी ऐसे ट्रीज होंगे जिसमें आपकी एनुअल रिंग बाहर की ओर बढ़ रही है। देखिए वुड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहला पार्ट होता है पिथ और मेडुला। ये क्या होता है, डार्क कलर पार्ट होता है जो कि सेंटर पोर्शन में होता है किसी भी ट्री के, ठीक है। इंजीनियरिंग ट्री की बात करें तो टिम्बर ट्री हम उसको बोलते हैं। It feeds the sap from roots to leaves and is one of the earliest formation of tree। सबसे पहले जो ट्री का पार्ट है जिसका विकास होता है, जिसकी ग्रोथ होती है, वो हमारा पिथ और मेडुला ही है। इसका जो साइज है वो वेरी करता है इतने डायमीटर से इतना, एंड द एनुअल रिंग्स आर एडेड अराउंड एवरी ईयर, ठीक है ना, हर साल एनुअल रिंग इसके चारों तरफ बनते हैं। तो क्या होता है ये पार्ट, देखें यहाँ पे नॉर्मल सा जो पार्ट है ट्री के, वो क्या क्या होता है हमारे पास, एक तो रूट होता है, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास ट्रंक, और तीसरा आप बोल सकते हैं ब्रांच। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसमें हम देखें अगर जिसकी बात हम कर रहे थे तो वो ये था, ठीक है। इसमें क्या क्या था, हमारे पास बीज का जो पार्ट होता है वो पिथ होता है, इसके अराउंड जो हमारे एनुअल रिंग बने होंगे उसको हार्टवुड कहते हैं, हार्टवुड के अराउंड जो बने होंगे उनको सैपवुड कहते हैं, क्योंकि सैपवुड आपका नया नया है। सैपवुड मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट पार्ट होता है सैपवुड, हार्डवुड थोड़ा हार्ड होता है इससे, पिथ और ज़्यादा हार्ड होता है। उसके बाहर आती है आपकी कैम्बियम लेयर, ठीक है, सैपवुड के ठीक बाहर आती है आपकी कैम्बियम लेयर, और सबसे बाहर आता है आपका बार्क जो कि सबसे कठोर होता है ट्री का हार्डेस्ट पार्ट, ठीक है, मतलब उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि उसमें कोई भी इंसेक्ट ना घुस जाए या फिर और भी चीज़ें जैसे कि मतलब वाटर का कोई इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ट्री के स्ट्रक्चर की, तो दूसरा पार्ट आता है हमारे पास हार्टवुड। दूसरा पार्ट क्या आता है, हार्टवुड। तो इट इज़ द पोर्शन ऑफ अ टिम्बर ट्री सराउंडिंग द पिथ और मेडुला, जैसे कि हमने कहा पिथ और मेडुला को जो सराउंड करता है उसको हार्टवुड कहते हैं। द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इज लेस इन दिस पोर्शन देन द सेंट्रल पोर्शन, ठीक है, सेंट्रल पोर्शन के कंपेयर में इसमें मॉइस्चर क्या होता है, कम होता है। So it is suitable for obtaining this timber for engineering purposes। It is darker in color, harder और strong होता है। कैम्बियम लेयर की बात करें, the annual ring adjacent, यहाँ पे आपको सब दिख रहा होगा, to the bark is known as, bark के ठीक अंदर जो लेयर होती है वो कैम्बियम लेयर होती है। It has cellular structure and after some time it generally converted into sapwood। सैपवुड क्या होता है, द पोर्शन ऑफ वुड लाइंग बिटवीन द कैम्बियम लेयर एंड द हार्टवुड इज, ये सॉफ्टर होता है हार्टवुड के कंपेयर में और लाइट होता है वेट में, ठीक है। इट इज़ द, यही वीकर पार्ट है, और परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर जो है बहुत ज़्यादा होता है। ये कम यूज़ करा जाता है इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, वीक है, एंड इट इज़ मोस्टली यूज्ड एज फ्यूल वुड। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बीच का पार्ट पिथ है, उसके आसपास आपके हार्टवुड है, उसके आसपास आपका सैपवुड है, सैपवुड के ठीक थोड़ा पहले आपका कैम्बियम लेयर है,
और लास्ट में आपका बार्क है, राइट। और ये जो रिंग्स हैं इनको हम एनुअल रिंग बोलते हैं। और ठीक है, ये सभी में है, ये चाहे आपका हार्टवुड कह लें या चाहे आप कह लें सैपवुड कह लें या कैम्बियम लेयर कह लें, सब में आपकी एनुअल रिंग है। और जो ये इस तरीके से दिख रही हैं आपको, इनको क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज। इनका काम होता है कि एनुअल रिंग को बाइंड करना, एक दूसरे के साथ बाइंड करने का काम होता है मेडुलरी रेज का। देखें अब नेक्स्ट है हमारे पास बार्क। ठीक है, इस पार्ट के बारे में बात करें। बार्क जो सबसे बाहरी है, ये क्या है, प्रोटेक्ट करता है ट्री को एंड द कैम्बियम, अच्छा कैम्बियम लेयर को प्रोटेक्ट करता है ताकि इंसेक्ट और फ्रॉस्ट का अटैक ना हो। नरिश करता है फूड को फ्रॉम लीव्स टू द कैम्बियम लेयर एंड इज फेड थ्रू द, ठीक है, ये बेसिक सी बात है। मेडुलरी रेज जैसे कि हमने कहा ये स्टार्ट होती हैं पिथ से लेकर के कैम्बियम लेयर एज शोन, और ये लेयर जो है ये हेल्प करती हैं एनुअल रिंग को बाइंड करने में, हेल्प्स टू बाइंड द एनुअल रिंग्स टुगेदर फॉर अ सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ, ये इट कैरीज द सैप फूड। अगला बात करें एनुअल रिंग क्या होती हैं, दीज आर द कंसेंट्रिक layers of wood around the pith or medulla. These rings also indicate the growth of a tree. ठीक है, तो ये बेसिक सी बात हमने करी थी। सीजनिंग क्या होता है, सीजनिंग क्या होता है, जो हमारा टिम्बर होता है उसमें जब भी मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो वो बड़ा हुआ होता है। उस मॉइस्चर कंटेंट को 100 से 200% मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसको 10 से 20% कर देना क्या होता है, सीजनिंग होता है। तो सीजनिंग मतलब मॉइस्चर कंटेंट को कम करना, टू रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट, सीजनिंग इज टू बी डन। तो यहाँ पे आप देखें जो वुड होती है इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, उसमें हाई परसेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट क्या क्रिएट कर सकता है, श्रिंकेज, वार्पेज, डिस्टॉर्शन, क्रैक्स एंड मैनी टाइप्स ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। उसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए सीजनिंग की जाती है। एडवांटेज ऑफ सीजनिंग क्या है, वुड बिकम्स हार्ड एंड ड्यूरेबल, डेंसिटी ऑफ वुड is reduced, wood does not warp after seasoning, shrinkage minimum हो जाती है, surface finish and polishing और painting improve हो जाती है, जो रेजिस्टेंस है फायर के लिए वो इंक्रीज हो जाता है, वर्केबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, इजीली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन आपको करना है, चाहे कटिंग करनी है, चाहे कुछ भी करना है, जॉइंट बनाने हैं, वो इजीली हो जाएगा। ट्विस्टिंग, स्प्लिटिंग, डिफेक्ट एटसेट्रा डू नॉट अकर आफ्टर सीजनिंग। मेथड ऑफ सीजनिंग क्या है, बेसिक यहाँ पे 4 मेथड बताए गए हैं। एक तो है नेचुरल और एयर सीजनिंग, क्या है, नेचुरल और एयर सीजनिंग। दूसरा है आर्टिफिशियल और किल्न। तीसरा है वेट। इसमें क्या क्या होता है मैं बेसिकली बताऊं तो नेचुरल और एयर सीजनिंग में क्या होता है, हमारे पास कुछ स्टैक्स होते हैं बार्क के, ठीक है ना, ट्रीज़ के पोर्शन, ट्रीज़ का जो बार्क होता है टिम्बर का, उसके कुछ पोर्शन होते हैं इस तरीके से। तो इसको क्या करते हैं हम, इसका नाम ही है हमारा नेचुरल और एयर सीजनिंग। तो इसको हम 1 से 4 साल तक ऐसे ही रखते हैं, जिससे कि क्या होता है, यहाँ पे जो भी एयर है, फ्री सर्कुलेशन हो रहा है जो एयर का, वो क्या करता है, वो इसमें से जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको इवेपोरेट करता है। क्या करता है, उसको इवेपोरेट करता है, और इवेपोरेशन होने से जितना भी वुड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है वो हट जाता है। तो इसमें क्या करा जाएगा, यहाँ पे लिखा है, नॉर्मली अगर हम पढ़ें यहाँ पे, तो इस प्लेटफॉर्म को सबसे पहले तो हमने क्या करा, कुछ बार्क ऑफ टिम्बर आर स्टैक्ड ऑन टू ईच अदर इन अ शेड, किसी शेड में रखा। उसके बाद जिसमें कि हमने बार्क को डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करा सन और रेन से, पर हमने क्या किया, यहाँ पे फ्री एयर सर्कुलेशन चालू रखा, जो कि मतलब नॉर्मली नेचुरली होता रहता है। और हमने इस प्लेटफॉर्म को 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर रख दिया ताकि यहाँ पे कोई भी मॉइस्चर कंटेंट ना आए, कैसे, बॉटम से, ठीक है ना, अगर आपकी रेन है या किसी भी तरीके से बॉटम से कांटेक्ट हटाने के लिए हमने 30 से 40 सेंटीमीटर इस सेट को ऊपर रखा। और ये मेथड जो है ये कितना टाइम लेता है, 1 से 4 साल लेता है, जो कि काफ़ी लंबा टाइम है। हालांकि ये मेथड चीप है और आपको लकड़ी मिल जाती है अच्छी क्वालिटी में, ठीक है, स्ट्रेंथ में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है वुड की। और ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ फ्री एयर द एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, और वुड ड्राई हो जाती है। अगला मेथड है आर्टिफिशियल और किल्न सीजनिंग। इसमें क्या करते हैं, ये सीजनिंग का क्विकेस्ट मेथड है। इसमें स्टैक करा जाता है बार्क को ओवर लार्ज ट्रॉलीज, जिसको कि हम किल्न या हॉट चैम्बर के अंदर ले आते हैं। उसके अंदर क्या होता है, हॉट एयर जो है और ड्राई स्टीम वो क्या करती है, पुश किया जाता है उस चैम्बर के अंदर हॉट एयर और ड्राई स्टीम को किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन में, जिससे क्या होता है मॉइस्चर कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है
because of the evaporation which takes place and the timber gets seasoned. तो ये आपका फास्ट प्रोसेस है, और बट इससे क्या होता है, दिस मेथड ऑफ सीजनिंग इज इंफीरियर टू दैट ऑफ नेचुरल सीजनिंग. नेचुरल सीजनिंग से ज़्यादा अच्छा मेथड ये नहीं है, क्योंकि इससे वीक हो जाती है आपकी लकड़ी. और उससे ज़्यादा बुरा अगला है वाटर और वेट सीजनिंग, क्योंकि वाटर में आप अगर क्या करते हो, वुड के पीसेस को डालते हो, इमर्स करते हो, लकड़ी सीजन तो हो जाती है पर वीक भी हो जाती है, राइट. तो इसमें क्या करते हैं, 3 से 4 वीक तक रखा, और जो लकड़ी के अंदर मॉइस्चर है वो किस में होगा, किस फॉर्म में होगा, सैप के फॉर्म में होगा. ऑब्वियसली सैप की डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वाटर जो है वो हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी जा रहा है, क्योंकि हमने क्या करा, हमने लकड़ी के पीसेस को डाल दिया किसमें, हमने लकड़ी के पीसेस को डाल दिया वाटर में. अब वाटर में डाला तो वाटर की डेंसिटी कम है, और लकड़ी के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है जो कि सैप के फॉर्म में होगा, वो क्या करेगा, वो बाहर की तरफ आएगा, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी फॉर इस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम. इस तरीके से मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, और आपकी पर प्रॉब्लम ये हो जाती है इसमें कि लकड़ी आपकी जो है वो वीक हो जाती है. अगला है केमिकल सीजनिंग. केमिकल सीजनिंग में क्या है, वुडन पीसेस को आप केमिकल के सामने एक्सपोज करोगे, केमिकल्स के साथ एक्सपोज करोगे, और ये कॉस्टली प्रोसेस है, इसलिए ये यूज़ नहीं की जाती. कन्वर्जन ऑफ टिम्बर. कन्वर्जन मतलब कि आप किस किस तरीके से सॉ कर रहे हो, मतलब काट रहे हो वुड को. तो वो 3 मेथड हैं, ऑर्डिनरी और फ्लैट सॉइंग. दूसरा है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, फ्लैट सॉइंग या ऑर्डिनरी सॉइंग. दूसरा है टेंजेंशियल सॉइंग. तीसरा है क्वार्टर सॉइंग. तो यहाँ पे इस तरीके से पैरेलली काटा आपने वुड को, यहाँ पे आपने पहले ऐसे काटा, ठीक है, अलग अलग तरीके से काटा, दिख रहा होगा आपको. यहाँ पे आपने 1/4 पार्ट करके काटा, राइट. तो यहाँ पे ये 3 मेथड है सॉइंग के. डिफेक्ट्स की बात करें वुड में, तो नेचुरल डिफेक्ट्स आर और डिफेक्ट ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द ट्री. डिफेक्ट कुछ होते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण, कुछ डिफेक्ट होते हैं कन्वर्जन और सीजनिंग और यूज़ के कारण, कुछ डिफेक्ट होते हैं फंगाई और इंसेक्ट्स के एक्शन के कारण. तो नेचुरल डिफेक्ट जो होते हैं वो होते हैं नॉट बन जाती है ट्रीज़ के बीच में. तो ये रेगुलर ग्रोथ होती है पार्ट की, जैसे आपका द फाइबर सेल्स ऑफ ट्रीज आर रैपिंग अराउंड इट, ड्यू टू which the normal shape of the internal structure is disturbed. Knots create difficulty in processing and working of timber, due to which strength of the wood reduces. The knots are of the following types. Dead knots. When the separation of, देख, अगर आपका ब्रांच का सेपरेशन हो रहा है, ठीक है, और लिम्स का सेपरेशन होता है ट्री से किसी भी कारण से, ठीक है, हवा चली या फिर ट्री टूट गया, किसी तरीके से कट हो गया, तो और ये चीज़ हो रही है कब, जब आप ट्री को सॉ कर रहे हो उससे पहले, तो ये जो नॉट्स फॉर्म होगा वहाँ पे वो होगा डेड नॉट. अगर आपके पास लाइव नॉट, दूसरा है आपके पास लाइव नॉट. लाइव नॉट मतलब व्हेन द सेपरेशन अकर आफ्टर सॉइंग द ट्री और आफ्टर फेलिंग ऑफ द ट्री. ट्री के गिरने के बाद जब नॉट बने तो वो आपका लाइव नॉट कहलाता है. देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के दिख रहे हैं आपको. एक तो है सर्कुलर नॉट, दूसरा है आपका ओवल नॉट, तीसरा है इरेगुलर नॉट, चौथा है लाइन नॉट. अलग अलग टाइप के यहाँ पे नॉट आपको दिख रहे हैं. सेक्स क्या होते हैं, जब ट्री को फुल मैच्योरिटी के बाद भी अगर ट्री को काटा ना जाए तो उसमें क्या होता है, कोहेशन होता है, और द कोहेशन अमंग्स द वुड ग्रेन इज लॉस्ट ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ गम्स, मॉइस्चर एंड ऑयल्स एटसेट्रा. समटाइम्स बर्निंग ऑफ टिश्यूज एंड श्रिंकेज ऑफ इंटीरियर पार्ट्स. अंदर के पार्ट्स का श्रिंकेज हो जाता है, जिससे क्या होता है, आपका रेडियर और सर्कुलर रप्चर आता है टिश्यूज़ में ट्रीज़ के, और उससे क्या होता है, कैविटीज़ बनती हैं जिसको हम शेक्स कहते हैं. जैसे यहाँ पे कैविटी बन गई है, ठीक है, मतलब ये जो बीच का पार्ट है ये हॉलो टाइप का हो गया है पेड़ बीच से, तो उसको हम कहते हैं हार्ट शेक्स. दीज डिफेक्ट्स अकर जनरली इन ओल्डर ट्रीज. हार्ट शेक्स कैन बी अ स्मॉल राउंड कैविटी एट द सेंटर ऑफ वुड. ठीक है, तो कैविटी बन जाती है ट्रीज़ के बीच में, उसको हार्ट शेक कहते हैं. ऐसे आपका विंड शेक है, ठीक है, विंड शेक है, इस तरीके की कैविटी बन गई. कहाँ पे बनी ये कैविटी, एनुअल रिंग के सेपरेशन पे. रेडियल शेक्स हैं, जब आपका यहाँ पे रेडियल स्प्लिट्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम बार्क टुवर्ड्स द सेंटर, इस तरीके के आपकी कैविटी बन गई, गड्ढा हो गया बीच में ट्रीज़ के. ट्विस्टेड इस तरीके से हो गया आपका, ठीक है, कंटिन्यूस शेक्स इन ट्विस्टेड फॉर्म, दिख रहा होगा आपको फिगर में. पेरिफेरल शेक्स हैं, ये आपका ट्विस्टेड शेक्स, ठीक है, किसी एंड से कट गई.
या फिर पेरिफेरल शेक। ऐसे क्या होता है कि मतलब जो ट्री है वो वीक हो जाता है, ठीक है, या फिर उसमें से जो उसका मटेरियल है वो कुछ इवेपोरेट हो गया, तो यहाँ पे अंदर क्या हो जाता है आपका, अलग अलग तरीके से आपके कैविटीज़ बन जाती हैं। कुछ एक्सटर्नल होती है जो दिखती हैं, कुछ अंदर है। अगला है आपके पास जो डिफेक्ट है वो है रिंग गैल्स। इसमें क्या होता है, अनइवन पार्ट होते हैं जब ट्रीज़ में, तो ये क्या करते हैं, दे जनरली अपीयर वेयर ब्रांचेज आर कट और इरेगुलरली ब्रोकन, अ न्यू सैप वुड ग्रोन एट द ब्रोकन पोर्शन विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द पेरेंट वुड। इस तरीके से हो जाता है रिंग गैल, ठीक। तो ऐसा कब होता है, ऐसा इसने कहा जब वो इरेगुलरली ब्रोक हो, ठीक है, कोई ब्रांच टूटे और क्या हो जाए, वो पेरेंट वुड से अलग हो जाए। दूसरा अगला है हमारे पास ट्विस्टेड ग्रेन्स। ट्विस्टेड ग्रेन्स दिख रहा होगा आपको। ये क्या होता है, जब फास्ट विंड होती है तो इसके ग्रेन जो है वो ट्विस्ट हो जाते हैं और आपका कुछ इस तरीके से शेप हो जाता है। सरफेस हार्डनिंग, देखो क्या होता है हमारे पास, ट्रीज़ का कुछ आउटर पार्ट भी है और कुछ एक्सटर्नल पार्ट, आउटर पार्ट भी है और कुछ इंटरनल पार्ट भी है। तो जो आउटर पार्ट है वो तो जल्दी ड्राई हो जाता है क्योंकि उसका इवेपोरेशन फास्ट होता है। अगर वहाँ पे कोई भी मॉइस्चर क्वांटिटी मॉइस्चर कंटेंट है तो वो जल्दी आपका ड्राई हो जाता है। बट जो इनर पोर्शन है वो ड्राई होने में टाइम लेता है क्योंकि वो अंदर है, तो एवेपोरेशन उसका नहीं हो पाता। इससे क्या होता है कि स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं ट्रीज़ में, और वो स्ट्रेस जो है इस सरफेस से अंदर की ओर होते हैं, और इससे क्या होता है, जो आउटर सरफेस है ट्री का वो हार्ड हो जाता है। तो पहला यहाँ पे डिफेक्ट है कब, जब हम यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हैं टिम्बर का, या सीजनिंग कर रहे हैं, या फिर उसको यूज़ कर रहे हैं, उस दौरान कुछ डिफेक्ट्स आते हैं। जैसे सबसे पहला है डिस्टॉर्शन। जब किसी वुड में श्रिंकेज होता है स्टार्ट, और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट है वो फॉल होता है, वो 25% से कम हो जाता है, तो वहाँ पे डिस्टॉर्शन होता है, दिख रहा होगा आपको इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, जब भी कोई मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा 25% से, तो वहाँ पे डिस्टॉर्शन हो जाएगा, जिससे ये क्यों होगा, ड्यू टू अनइवन सीजनिंग एंड सॉविंग द वुड इफ सॉन इनटू थिनर सेक्शन और शीट्स, डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस। द कॉमन डिफेक्ट्स ड्यू टू डिस्टॉर्शन आर ट्विस्टिंग है, कपिंग है, बोविंग, विंड और क्रूक। अगला है हमारा केस हार्डनिंग। दिस डिफेक्ट अकर ड्यू टू अनइवन ड्राइंग ड्यूरिंग सीजनिंग। सीजनिंग के दौरान जब हम मॉइस्चर कंटेंट कम कर रहे होते हैं, तो अगर अनइवन ड्राइंग भी हो जाए तो तब भी आपका केस हार्डनिंग होती है, जिससे अगेन यहाँ पे एक डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है वुड में। और इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है कि वुड जो है वो किसी पार्ट में तो जल्दी ड्राई हो जाती है और किसी पार्ट में लेट में ड्राई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनर और आउटर सरफेस का अगेन डिफरेंस आता है। सो द श्रिंकेज इन द अदर टिश्यूज एंड सेटिंग अप ड्राइंग स्ट्रेस देयर बाय। अगला डिफेक्ट है हनी कॉम्बिंग। दिस डिफेक्ट, ये क्या होता है कि जब भी ट्रीज़ के आसपास कुछ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस आते हैं, कुछ टिश्यूज आते हैं जो कि मतलब ज़्यादा वेट होते हैं, तो इससे क्या होता है, बाहर का सरफेस वो लेट में वेट, बाहर के सरफेस पे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है और अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जाता है। तो उससे भी यहाँ पे हनी कॉम्बिंग जैसा डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें भी क्या होते हैं, इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं किसी ट्री में। तीसरे टाइप के कुछ डिफेक्ट हैं जो कि तब होते हैं जब आपके फंगाई या इंसेक्ट एक्शन में होते हैं किसी ट्री पे। फंगाई यूज द वुड एंड सेल कंटेंट्स एज देयर फूड एंड डिस्ट्रॉय द सेम। देर आर टू फॉर्म्स ऑफ डिफेक्ट। दो टाइप के यहाँ पे डिफेक्ट होते हैं, एक तो होता है ड्राई रॉट, दूसरा होता है वेट रॉट। ड्राई रॉट में क्या होता है, इस डिफेक्ट में जो फंगाई हैं वो ड्राई वुड पे अटैक करते हैं और इससे वुड जो है वो डार्क ब्राउन हो जाता है कलर में, ब्रिटल हो जाता है, और विच ब्रेक्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ इवन लो प्रेशर पे भी आपका जो वुड है वो टूट जाता है क्योंकि यहाँ पे फंगाई ने उस पर अटैक किया हुआ है। दूसरा है वेट रॉट। इसमें क्या होता है, इस डिफेक्ट में फंगाई अटैक करता है लिविंग ट्री पे, और इस डिफेक्ट को ओवरकम करने के लिए वुड को प्रॉपरली सीजन करना ज़रूरी है। वेट रॉट डिफेक्ट्स कैन ऑल्सो बी ओवरकम बाय पॉलिशिंग एंड पेंटिंग ऑफ द वुड। टर्माइट्स क्या होते हैं, ये कुछ सर्टेन इंसेक्ट होते हैं जो कि टिम्बर की लाइफ को इफेक्ट करते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बीटल टर्माइट्स, दूसरा होता है मैराइन बोरर्स। बीटल टर्माइट्स यूज द वुड एज देयर फूड एंड मैराइन बोरर्स प्रोड्यूस होल्स इन द वुड। इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में क्या होते हैं, वाइट आंट्स होती है जो कि
कॉमन टर्माइट होता है जो कि वुड को अफेक्ट करते हैं, उसको फूड की तरह यूज़ करते हैं और पाउडर फॉर्म में बना देते हैं. दे अटैक द वुड एंड रिड्यूस इट टू द पाउडर्ड फॉर्म एंड मेक इट hollow from inside. As per result, the color and strength of the wood are lost and it gets decayed. कुछ यहाँ पे मार्केटेबल फॉर्म है वुड और टिम्बर के जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है. प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, टिम्बर को कैसे प्रिजर्व किया जाए, तो यहाँ पे इसको कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं, टार ऑयल्स या फिर आपको कुछ केमिकल्स दिख रहे होंगे, जिंक फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, इनका यूज़ करते हैं, नेफ्थलीन और फिनॉल का यूज़ करते हैं जिससे कि टिम्बर को प्रिजर्व किया जा सके. यहाँ पे कुछ मेथड है जो आप अप्लाई कर सकते हैं प्रिजर्व करने के लिए वुड को. जैसे सबसे पहला यहाँ पे ब्रशिंग एंड स्प्रेइंग. ये मेथड क्या करता है, सरफेस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है एंड इज सुटेबल ओनली व्हेन द वुड इज लाइकली टू बी सब्जेक्टेड ऑन डैम्प टू द डैम्प पोजीशन. The 2 to 4 coats of the preservatives by brushing are enough for the wood surface to preserve the wood for 2 to 3 years. After that, a similar treatment is needed again and again for preserving the wood for more time. Machine spraying, ठीक है, बेसिक है, ब्रशिंग और स्प्रेइंग करोगे आप और उसमें 2 से 4 कोट करोगे तो इससे आपका 2 से 3 साल तक आपका वुड प्रिजर्व हो जाता है. अगला है प्रेशर ट्रीटमेंट. इसमें क्या करते हैं, ये बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव मेथड है. इसमें हम इंजेक्ट करते हैं प्रिजर्वेटिव को वुड के अंदर अंडर प्रेशर इन एयर टाइट स्टील कंटेनर कॉल्ड ऑटोक्लेव्स, और इससे क्या होता है, इंसेक्ट और फंगाई अटैक नहीं करते हैं वुड पे. डिपिंग और सोकिंग मेथड, इस प्रोसेस में हम टिम्बर पीसेस को ऐसे ट्रीट करते हैं कि उसको हम डिप करते हैं किसी ओपन टैंक में जिसमें कि हॉट प्रिजर्वेटिव भरे हुए होंगे फॉर अबाउट 1 to 4 hours. दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टेपिंग प्रोसेस. दिस प्रोसेस हैज़ द बेटर रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू ब्रशिंग ऑन एंड स्प्रेइंग. हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस में भी क्या होता है, इसमें भी हमारे पास प्रिजर्वेटिव ऑयल होता है जिसमें हम टिम्बर को सबमर्ज करते हैं और 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को कुछ सुटेबल पीरियड के लिए और इसको सबमर्ज करे रखते हैं तब तक कुछ समय तक. देन इट इज़ तब इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे कूल करते हैं, अलाउ करते हैं कि ये कूल हो अपने आप और फिर कुछ रिक्वायर्ड एब्जॉर्ब, ठीक है, जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है प्रिजर्वेटिव को अच्छे से तो ये यहाँ पे अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, वुड को प्रिजर्व करना स्टार्ट कर देता है. बात करें कुछ करेक्टरिस्टिक्स की जो कि प्रिजर्वेटिव्स, बात करें कुछ अच्छे प्रिजर्वेटिव्स के करेक्टरिस्टिक्स की तो यहाँ पे है, इट शुड बी अवेलेबल इजीली एट लो कॉस्ट, इट शुड बी हार्मफुल फॉर इंसेक्ट्स एंड फंगाई, इट शुड बी सेफ टू द यूज़र के लिए सेफ होना चाहिए, कोरोड ना करे मेटल पीसेस को, लाइक स्क्रूज और नेल आपने वुड पे लगाए हैं वो ख़राब ना हो इस प्रिजर्वेटिव से. और अच्छा प्रिजर्वेटिव कैसा हो सकता है, जो कि वॉश्ड अवे बाय द वाटर. ये वॉश नहीं होना चाहिए वाटर से, ये डिटोरिएट इस पे हीट और लाइट का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. इसकी लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए जिससे कि ट्री भी बचा रहे. इसमें इट शुड नॉट हैव एनी इफेक्ट, ठीक है, पेंटिंग और पॉलिशिंग से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. इसको वुड के अंदर पेनिट्रेट करना चाहिए ताकि ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व कर सके वुड को, ठीक है, अंदर तक उसमें कुछ घुस ना सके. इट शुड हैव डार्क कलर, ठीक है, डार्क कलर होना चाहिए. कुछ ऑक्सिलरी मटेरियल्स यूज़ होते हैं कारपेंट्री शॉप में, जैसे नेल्स होता है, डोवेल्स होते हैं. देखिए नेल्स तो आपको पता है, दिख रहे हैं आपको फिगर में, पर डोवेल्स क्या होते हैं, ये वुडन नेल्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं स्टील के जैसे ही, पर इनको बनाया जाता है बेम्बू से या अदर सिमिलर वुड से. दे आर यूज फॉर फास्टनिंग डिफरेंट पार्ट्स. द पीसेज विच आर टू बी जॉइंट फर्स्ट आर ड्रिल्ड एंड देन असेंबल्ड इन पोजिशन. देर आफ्टर द डोवेल इज ड्रिवन थ्रू. स्क्रूज क्या होते हैं ये आपने पढ़ा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं. अगला बोल्ट्स एंड नट्स, ये भी यूज़ होते हैं ऑक्सिलरी मटेरियल के तौर पे. ग्लूज आपको पता है, ये ऐसे एडिसिव होते हैं जो कि वुडन पार्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं और 2 टाइप के होते हैं ये, हॉट एंड कोल्ड आर यूज्ड, ठीक है. तो जो कोल्ड ग्लू होगा वो क्या करेगा, ये स्लो और लेस स्ट्रॉन्ग होता है और जो सेटिंग करनी होती है 2 वुडन पार्ट्स को जोड़ने के लिए वो कम स्ट्रेंथ की होगी, ठीक है. तो ये क्या होगा, लेस स्ट्रॉन्ग होगा. और जो हॉट ग्लूज होंगे वो वेरी स्ट्रॉन्ग होंगे और ये परमानेंट टाइप की सेटिंग के लिए या परमानेंट टाइप की जॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हैं एनिमल ग्लू जो कि एनिमल से बनते होंगे, एनिमल्स के जैसे हाइड, बोन्स और हूफ से. रेजिन है और
केशियन ग्लूज हैं। एनिमल ग्लू यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला है हमारे पास वेजिटेबल ग्लू, ब्लड एल्बुमिन ग्लू। तो ये था हमारे वुड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।